सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय विलयन और हम बात करने वाले थे किसकी, वासुदाब और वासुदाब के अपेक्षिक हार्मोन की। पिछली वीडियो डेडिकेट करते करते मन के अंदर से काफ़ी कुछ बाहर निकला और वो वीडियो करीब जो है 14-15 मिनट का बन गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे ब्रेक करके अब जो है अपने जो प्रेजेंट के बच्चे हैं उनके मार करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और अब हम बात करेंगे कि क्या होता है वाष्प दाब। वाष्प दाब को समझने से पहले यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना है कि किसकी बात हो रही है, वाष्प की। और हमारा चैप्टर कौन सा है, विलयन है। और विलयन किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे ये बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसे पदार्थ जो लिक्विड अवस्था से यानी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चले जाते हों या चले जाने का गुण रखते हो या जा सकते हो, उन्हीं के लिए बात हो रही है। उन्हीं के लिए हम बात करेंगे कि वही एक ऐसा दाब क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। यानी ये बात मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि ऐसे द्रव या फिर हम कहें ऐसे ठोस भी, ऐसा भी नहीं, कुछ कुछ ठोस जो वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके लिए भी मैं चर्चा कर रहा हूं। अब जो अपना विलायक होता है, उस विलायक में मान लेते हैं ये दो कैटेगरी किसकी है, विलेय की। अब उस विलायक में जब मैंने द्रव मिलाया तो द्रव तो जनरली वाष्प बनाई का ही, ये तो डेफिनेटली है। लेकिन ठोस तो दो प्रकार के होते हैं जिससे मैंने बताया, एक अवाष्पशील, वाष्पशील, और दूसरे होते हैं क्या, वाष्पशील। एक अवाष्पशील और दूसरे क्या होते हैं, वाष्पशील। यानी जो वाष्पशील है ठोस, उसको जब हम विलायक में मिलाएंगे तो वो उसको भी हीट करा जाएगा, नहीं भी करा जाएगा तो वो भी किस में कन्वर्ट होने का गुण रखते हैं, वाष्प में। यानी वाष्प में कन्वर्ट होने का गुण रखते हैं। तो वाष्पशील विलेय पदार्थ भी क्रिएट क्या करते हैं, वाष्प दाब करते हैं। ये बात आप समझिए। लेकिन उन ठोसों का क्या जो अवाष्पशील है, वो तो नहीं वाष्पित होंगे। जब वो वाष्पित ही नहीं होंगे तो वो वाष्प दाब क्रिएट भी नहीं करेंगे, यानी जनरेट भी नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक अगर आपको अच्छे समझ में आ गई हो कि भाई किस कौन कौन जो है वाष्प दाब डालेगा, तो विलायक जो कि लिक्विड होता है, द्रव होता है, तो ये तो सारे के सारे डालेंगे ही डालेंगे। अपना शुद्ध विलायक, सबसे अच्छा विलायक कौन सा, हाँ वेरी गुड, जल। अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जल तो वाष्प दाब क्रिएट करेगा, या कोई भी विलायक शुद्ध विलायक है तो वो तो वाष्प दाब क्रिएट करने का गुण रखेगा। जो विलेय द्रव होगा वो भी वाष्प दाब रखने का गुण रखने का क्या करेगा, रखेगा। अब ठोस, ऐसे विलेय जो ठोस हो, अब ठोस में तो दो कैटेगरी है, एक वाष्पशील ठोस जो विलायक में घुलने के बाद जो है द्रव लिक्विड हो जाते हैं, और लिक्विड होने के पश्चात भी क्या करते हैं, वाष्पित होने का गुण रखते हैं, तो वो भी क्या क्रिएट करेगा, वाष्प दाब क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसे विलेय ठोस जो अवाष्पशील होते हैं, जो जल में घुल भी जाते हैं लेकिन वाष्पित नहीं होते हैं, जैसे उदाहरण नमक NaCl। आप देखते हैं ना, समुद्री जल जो कि पूरी तरह से लिक्विड है, क्योंकि नमक उसमें ऑलरेडी घुला हुआ है, लेकिन उसमें नमक को अलग करने के लिए क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो प्रक्रिया जिसमें खेतों में समुद्री पानी को जो है एकत्रित कर लेते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और सूखने के लिए सारे विलायक यानी जल H2O सारे क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और रह कौन जाता है, NaCl रह जाता है। NaCl भी तो उड़ सकता था, नहीं उड़ा। NaCl उड़ सकता, अब उड़, क्योंकि वो क्या था, अवाष्पशील था, वो नहीं उड़ा। वो नहीं उड़ा इसीलिए तो वो रह गया, यानी कि वो हमें नमक प्राप्त हुआ। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो है जो वाष्प दाब क्रिएट नहीं करते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, तब अब हम जो है बताना चाहेंगे कि वाष्प दाब होता क्या है। तो चलिए, वाष्प दाब से पहले फिर से मैं वाष्प की कुछ और कंडीशन को भी व्यक्त कर देता हूं। जैसे मेरे पास दो कंटेनर है, यानी दो पात्र है। एक पात्र जिसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी, 5 सेंटीमीटर। और अब इसमें हमने जो है 3 सेंटीमीटर तक, थोड़ा मैथमेटिक्स, मैं खुद ही मैथमेटिशियन मतलब स्टूडेंट रहा हूं, तो इसलिए मुझे मैथ्स के लैंग्वेज में ही समझाना जो है ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि 5 सेंटीमीटर का कंटेंट भले था, 10 सेंटीमीटर का भले था, लेकिन अब हमने क्या किया, उसे जो है 3 सेंटीमीटर ही जितना जो है भर दिया। 3 सेंटीमीटर में भरने के पश्चात इसका आयतन हमें कितना मिल गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे, इसकी चौड़ाई भी सेम होगी। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उतना यानी 30 जितना। अब 30 यूनिट लिख देता हूँ, 30 यूनिट, नहीं तो आप लोग और भी इस पे जो है एक्सप्लेनेशन करना शुरू करेंगे। तो देखिए 10/3 का जो है यानी 30 यूनिट का मैंने जो है क्या रखा है, उसमें लिक्विड रखा है, द्रव रखा है। क्या रखा है, द्रव। आप इसे विलायक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं कोई विलायक होगा, H2O भी कह सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैंने उस एक और कंटेनर लिया जिसका लेंथ कितना था, 15 सेंटीमीटर था। कितना था, 15 सेंटीमीटर। और उसमें अब हमने जो है 2 सेंटीमीटर लेंथ जितना ही क्या रखा, वो वही विलायक, वही जल, वही जो है द्रव हमने रखा। तो अब इसका लेंथ चूंकि ये भी कितना है, 30 यूनिट का, 30 यूनिट का है। ये भी क्या है, अपना द्रव है, और क्या है, इसे हम विलायक भी कह सकते हैं, आप H2O भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें जितना लिक्विड है उतना ही लिक्विड इसमें भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिना टेम्परेचर से छेड़छाड़ किए, अगर मैं इसे कहूं कि उसी तापक्रम पे अगर मैं इसके वाष्पित होने का गुण देखूं, तो वाष्पित होने का गुण किसमें सबसे ज्यादा रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा मात्रा में या कम समय में सबसे अधिक वाष्पित कौन होगा। तो आपका तुरंत उत्तर आएगा सर सेकेंड पार्ट वाला। क्यों, क्योंकि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कम है। यानी जो वाष्पन क्रिया है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। ये बातें भी आपको बताने की आवश्यकता है। वाष्पन क्रिया जो है वो डिपेंड करती है किस पे, द्रव के पृष्ठीय क्षेत्र पर, यानी क्षेत्रफल पर। अगर ये जितना अधिक होगा तो वाष्पन भी कितना होगा, ज्यादा होगा। अगर ये कम होगा तो वाष्पन भी कितना होगा, कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक गिलास रखा और एक गिलास भर के मैंने पानी रख दिया। अब मैंने उसको एक जगह रख दिया और मैं एक दिन तक इंतजार कर रहा हूं कि सूखे सूखे सूखे, सूख ही नहीं रहा। मतलब कल 24 घंटे बाद भी आ रहा हूं तो थोड़ा सा बचा है, मतलब पूरी तरह से नहीं सूखा। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा टेम्परेचर में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, ना मैं गर्म करूंगा। अब मैंने क्या किया, उसी एक गिलास पानी को बिना किसी जो अपने कमरे का टेम्परेचर बदले मैंने पूरे फर्श पर फैला दिया। पूरे फर्श पर मैंने पानी फैला दिया। अब देखिए गिलास में पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना कम था, अब वो पूरी तरीके से फर्श में फैल गया, यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। और पूरे कमरे में वो फैलने के पश्चात क्या हो गया, क्या हो रहा है, धीरे धीरे वाष्पित हो, मतलब आसानी। जो एक गिलास पानी 24 घंटे में भी नहीं सूख रहा था, वो 10 से 15 मिनट में पूरे फर्श ने उसको जो है सुखा दिया। क्यों सुखाया, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया था। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने से बिना टेम्परेचर में छेड़छाड़ करने पर भी द्रवों को क्या किया जा सकता है, वाष्पित किया जा सकता है। ये बात आप जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एक केस ये हो गया। अब ये होता क्यों है, इस पर भी चलिए चर्चा कर लेते हैं, क्यों होता है। देखिए अब क्या है, जब लिक्विड के जो अणु थे वो मान लेते हैं कैसे थे, पास पास में थे। अब यहां पे मान लेते हैं 3 3 6 3 9 3 12 13 14, 14 लिक्विड, 14 अणु, 14 यूनिट अणु में लूंगा भाई। 14 यक्स भी ले सकता हूँ, 14 लाख, 14 करोड़, 14 अरब, भाई बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 25 यक्स, यानी ये 14 ही है, ये 25। अब लेकिन इसके भीतर जितने मान लेते हैं, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। इन अणुओं में क्या है कि इनके तरफ जो दबाव लग रहा है वो कौन सी दिशा से लग रहा है, चारों दिशाओं से लग रहा है। इसके अंदर भी जो है उसको कितने चारों दिशाओं से क्या लग रहा है, दबाव लग रहा है। लेकिन ये वाले जो अणु हैं, इनको अगर मैं किसी एक अणु को पकड़ूं जो कि पृष्ठ पर है, कहां पर है, पृष्ठ पर है, तो उसको दबाव यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, लेकिन ऊपर से दबाव नहीं लग रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि नीचे से तो लग रहा है, नीचे से तो
लग रहा है लेकिन ऊपर से दबाव नहीं लग रहा है, यानी नीचे वाले अणु ने फोर्स कर रहे हैं कि भाई जाओ, उड़ो, वाष्पित हो जाओ। यही केस इनके में है, इनके में भी वही है कि इनके भी पृष्ठ में क्या है, अंदर से तो दबाव लग रहा है कि जाओ ऊपर हटो, लेकिन ऊपर से नहीं लग रहा है। लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना अधिक है कि इसके दबाव, इसका जो दाब है और इसके दाब की अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी प्रत्येक अणुओं पर इसका जो फोर्स लगे भीतर से, वो इसके सब अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी ये ज्यादा है अंदर से, ये ज्यादा है अंदर, ये कम है अंदर से। इसका बाहर से ज्यादा हो सकता है, इसका बाहर से क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या हो जाता है, आसानी से वाष्पित हो जाता है। आपने क्वथनांक जैसे वर्ड को भी पढ़ा, जिसका डिफिनीशन आपने, क्वथनांक, जिसका डिफिनीशन आपने क्या कहा कि जब किसी द्रव के भीतर कार्य कर रहा दाब, यानी वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाए तो उनके अणु क्या होने लगते हैं, वाष्पित होने लगते हैं। यानी कि भीतर का दाब अधिक होता है। याद, अगर भीतर का दाब मान लेते हैं यक्स है और बाहर वायुमंडलीय वाई जो कि 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो अगर यक्स इज ग्रेटर देन वाई है तब तक तो वो वाष्पित नहीं होगा। लेकिन अगर यक्स इक्वल टू वाई हो जाए, यानी कि बाहर के जितना अगर वो बराबर हो जाए तो वो क्या होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा। समझ में आ रहा है? और वो उससे भी ज्यादा हो गया था, यानी y इज ग्रेटर देन अगर x हो गया तब तो फटाफट होगा, मतलब आपके देखते देखते भर। मैं आपको समझ में आ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं। यानी पहले वाले केस में मैंने किसकी बात की, पहले वाले केस में मैंने बात कर ली बेंजीन, बेंजीन की भी नहीं बात कर, मैंने बात कर ली किसकी, तेल की, सरसों का तेल। चलिए पहला वाला केस जो, जिस सरसों का तेल एक ऐसा केस है, सरसों का तेल एक ऐसा केस है जिसके भीतर लगने वाला दाब बाहर वायुमंडलीय के दाब से बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसलिए वो वाष्पित नहीं होता। आप उसे गर्म भी करते हैं तो भी जल्दी वाष्पित नहीं होता। सरसों का तेल याद है ना। दूसरा हम क्या करते हैं, जल ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण किसका, ये हमने ले लिया सरसों का, अब ये हमने ले लिया किसका, जल का। जल का जो दाब है, अगर मैं 100 डिग्री ताप रख दूं, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर अगर मैं उसे गर्म करूं तो उसके भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बाहर वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल है, वायु में भले लिख रहा हूं लेकिन है कितना, ये बाहर का तो एक एटीएम ही रहता है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उस केस में वो क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। यानी वो 100 डिग्री ताप ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्योंकि वह ताप, वह न्यूनतम ताप जिसमें द्रव के भीतर कार्य कर रहा दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। ये डिफिनेशन आपने पढ़ रखी हुई है। तीसरा मैं उदाहरण लेने वाला, आपके मन में पहले से ही आया होगा, सर पेट्रोल की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, जिसमें यक्स जो है बहुत कम है वाई से, यानी वाई का ज्यादा है। उस केस में अगर हमने खुला छोड़ा तो फटाफट फटाफट क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। तो ये बात भी आपने अच्छे से समझ ली कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से और दाब से भी क्या रिलेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये पृष्ठीय क्षेत्र, अब हमारा जो डिफिनीशन बन रही है वाष्प दाब की, वाष्प दाब की परिभाषा, इतना तो आपने भूमिका तैयार कर ली, भूमिका में चला गया ये सब टाइम लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये मुझे उम्मीद है। अब हम बात करें वाष्प दाब की परिभाषा होगी क्या, जब अणुओं के पृष्ठीय, अब इसमें देखिए दो बातें हम कर लेते हैं, पहला और दूसरा। पहली बात तो जो भी द्रव होते हैं वो गतिशील अवस्था में होते हैं, हाँ गतिशील अवस्था में होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो भीतरी अणु हैं उनकी गतिशीलता बाहरी अणुओं की गतिशीलता के ऊपर डिपेंड करती, कम होती है। इन लोगों की क्या होती है, कम होती है। अब उस केस में जब ये बाहरी अणु ऊपर जाने लगते हैं तो उसके फलता वो कहाँ दाब लगाते हैं, विलयन की तरफ, विलयन की तरफ क्या कर लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो वो डाला गया दाब, वो अणुओं का जो वाष्पित अवस्था में जाने वाले हैं उनका विलयन के पृष्ठों पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। यानी कि जो लिक्विड है अपना, उसमें देखिए दो तरीके के लिक्विड है, ध्यान रहे। एक तो वो लिक्विड जो भीतर है वो तो वाष्पित हो नहीं रहा है, वो तो होने वाला नहीं, एग्जैक्ट समय पे जो भीतर है या जो निचले स्तर पर है वो तो वाष्पित होने नहीं वाला है। होने वाला कौन है, पृष्ठ पर।
यानी जो पृष्ठ के जो अणु हैं वो कब वाष्प हो गए, यानी क्षण भर में ही वो हमें जो है ज्ञात नहीं होती। यानी जैसे ही वो वाष्प हो जा रहे हैं, यानी द्रव से कन्वर्ट हो गए किसमें, वाष्प में, तो उनके द्वारा पीछे की तरफ यानी विलयन के पृष्ठ पर या विलायक के पृष्ठ पर या किसी भी द्रव के पृष्ठ पर क्या डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। डिफिनीशन बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि स्थिर ताप पर, यहाँ पे टेम्परेचर स्थिर रखना पड़ेगा हमें, कोई भी टेम्परेचर हम स्थिर रख सकते हैं। तो स्थिर ताप पर जब किसी द्रव के पृष्ठीय क्षेत्र पर उपस्थित अणुएं वाष्पित होने लगते हैं तो उस दौरान वे द्रव के पृष्ठ पर एक दाब उत्पन्न करते हैं। वह उत्पन्न दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। किसका, उस द्रव का या फिर उस विलायक का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, अभी तक तो हम विलायक विलायक कह रहे हैं कि ये तो हो गया किसका, विलायक की बात हो गई। अब यहाँ पे जो है अणुएं उपस्थित हैं, क्या होगा कि जब मैं इसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल दूं, अवाष्पशील विलेय मिला दूं। अवाष्पशील जो कि कैसा है, घुलनशील है, ये भी ध्यान रखेंगे। रेत तो उतना ही डालने लगेंगे, रेत डालेंगे तो जाके नीचे बैठ जाएगा, जो क्या है, घुलनशील है। अब जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने जो है उस विलायक में डाल दिया तो वो जाएगा, पहले क्या करेगा, वो विलायक से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। घुल मिल जाएगा यानी कि कैसा हो जाएगा, वो जो है अपना जो है पूरी तरीके से जो है किस तरीके उसे हम लोग क्या कहते थे यार नाम, जब दो या दो समांगी, हाँ, जब पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समांगी हो जाएगा, वर्ड में भूल रहा था, तो समांगी हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो घुलनशील वो तो भाई हर एक विलायक के साथ हो जाएंगे, एक ये देखो बीच बीच में आ गए, मतलब दो विलायक अणुओं के मध्य में एक विलेय पदार्थ आ जाएगा, वो भी स्थान आ जाएगा घेर लेगा। मैंने अब बताया था कि विलायक के द्वारा पृष्ठीय क्षेत्रफल अब पहले की अपेक्षा क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि ये जो अवाष्पशील विलेय है वो तो भाई वाष्पित होने वाले नहीं है, वो तो रहेंगे। अब बचा कौन, वो विलायक जिसको वाष्पित होना है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ पर डाला गया टोटल क्षेत्रफल देखिए पहले की अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया। अब पहले की अपेक्षा कम हो गया किसके कारण, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आने के कारण। यानी अवाष्पशील विलेय के पदार्थ यानी कि पहले जो कि विलायक हुआ करता था अब वो विलायक नहीं रहा, अब वो तो क्या हो गया, विलयन रह गया, क्योंकि उस विलायक में कौन मिल गया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिल गया। अब तो वो क्या हो गया, विलयन हो गया। तो अब इस विलयन का अगर मैं वाष्प दाब इस विलायक की सापेक्ष करूं तो इस विलायक में तो पूरे पृष्ठ पर केवल विलायक ही विलायक थे जो तत्पर थे वाष्पित होने में, लेकिन अब विलयन में तो वाष्पित होने की कंडीशन रही नहीं। यानी इनका अब मैं बात करूं कि भाई विलायक का वाष्प दाब यदि पीओ हो, जीरो, जीरो भी कैसा, पी जीरो, प्रारंभिक वाष्प दाब, इसे हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक वाष्प दाब। और विलयन का वाष्प दाब अगर पीएस हो तो कौन ज्यादा होगा, डेफिनेटली, हाँ सही बताया आपने, कौन ज्यादा होगा, विलायक का वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। यानी पहले तो विलायक का वाष्प दाब था, लेकिन अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उस बने हुए विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी कमी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसी कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। यानी अगली हेडिंग हम डालेंगे वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन यानी पहली हेडिंग तो थी हमारी वाष्प दाब, अब नंबर 2 हेडिंग हमारी क्या होगी, वाष्प दाब का अवनमन। किसकी बात हो रही है, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, यानी डिफिनेशन आपका क्रिएट है, आपने डिफिनेशन क्या लिखा फटाफट, कि स्थिर ताप पर जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो उस विलायक के वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है, तो उत्पन्न हुई यह कमी ही उस विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। यानी कि पहले वाष्प दाब हुआ करता था पीओ और अब वाष्प दाब हो गया पीएस, तो पीओ माइनस पीएस मान लेते हैं, पहले इसका 10 था और इसका अब हो गया कितना, 8,
अवाष्पशील विलेय पदार्थ आ जाने से कितना हो गया 8। तो आपसे पूछूं कि कितने की कमी आई, तो आप डेफिनेटली बताओगे ना 2 की। वो 2 कैसे, 10 में से 8 घटा कर ही ना, तो पीओ माइनस पीएस करके ही ना। तो ये हो गया हमारा विलायक के वाष्प दाब का अवनमन। क्या है? अवनमन। यानी पहले वाष्प दाब था पीओ, अब वाष्प दाब हो गया पीएस, और पीओ माइनस, मैं पीओ कह रहा हूं, आप पी जीरो भी कह सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। मैं पी जीरो आदत नहीं है, अब ठीक है आपकी वजह से आदत डाल देता हूँ। चलिए, आपने कहा पी जीरो कहें तो मैं पी जीरो कहता हूँ। अभी कोई, मैं लाइव क्लास कर रहा होता तो कोई एक लड़का कहता है सर पीओ नहीं पी जीरो। हाँ, पी जीरो की बात है, प्रारंभिक अवस्था को जीरो से प्रतिशत आप ओ भी कर सकते हैं। मैंने कहा प्रारंभ में जो है वाष्प दाब पी जीरो था, अब उसका वाष्प दाब पीएस हो गया, तो इसी के अंतर को हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहेंगे। जो समाप्त करिए, वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। वाष्प दाब का अवनमन किसका? विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। अब तीसरा हेडिंग डालेंगे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अभी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या? तो फिर से वही बात, पहले क्या कौन था? विलायक था, उसका वाष्प दाब कितना था? पी जीरो था। क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या बन गया? विलयन बन गया। विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? पीएस हो गया। किसके वाष्प दाब में कमी आई? विलायक के वाष्प दाब में कमी आई। विलायक के वाष्प दाब की कमी को हम क्या कहेंगे? तो विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। वो कितना होता है? पीओ माइनस पीएस होता है। किसके में कमी आई? विलायक में कमी आई। तो विलायक के सापेक्ष निकालने, विलायक के सापेक्ष निकालने। अब वर्ड किसकी बात हो रही है? अपेक्षिक। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, यानी कि विलायक के वाष्प दाब में जो कमी आई है, पीओ माइनस पीएस आई है, वो उस विलायक के सापेक्ष कितने की कमी आई है। तो सापेक्ष ज्ञात करने के लिए उस विलायक का जो है वाष्प दाब हमें भाग करना पड़ेगा कि नहीं करना? घंटी बज गई, यानी कि हमारी मम्मी जो है पूजा करना शुरू कर दी है। तो पीओ माइनस पीएस अपान जो है पीओ, ये आपका क्या हो गया? जो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये तो था हमारा जो है टॉपिक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और ये तीसरे नंबर की हेडिंग डालने के बाद चौथे नंबर का हेडिंग आपको डालना है डाल्टन का, माफ करिएगा डाल्टन में बोल रहा हूँ, राउल्ट का नियम। ये हो जाएगा आपका चौथी हेडिंग, राउल्ट का नियम। उससे पहले मुझे लगता है कि समय भी हो चुका है, समय हो चुका है कि 9 बज गए हैं। तो मैं जो है मैं इसको जो है क्या कर दूं, जो है 9 बज गए हैं भाई, आप लोगों का अटेंडेंस लगाने का समय हो गया, तो अटेंडेंस लगा दिया जाए ना। अटेंडेंस लगा देते हैं, उसके बाद मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ, ताकि ये वाली टॉपिक जो है क्लियर कर सकूँ। अभी थोड़ा स्किप कर लीजिएगा आप लोग, जो जिन बच्चों को जो है वो लग रहा है, तो आप उससे जो है स्किप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ऑनली एडमिन कर ही दे रहा हूँ। ऑल पार्टिसिपेट कर देना, और यहाँ पे मैंने जो है कर दिया। और आप बच्चों की टाइपिंग शुरू, अरे वाह, वेरी गुड। तो आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से वाष्प दाब काम हो जाए। तो आप लोग अटेंडेंस लगाते रहिए, मतलब लगाते रहे होंगे, क्योंकि ये तो मैं वीडियो पास्ट में बना रहा हूँ, और ये वीडियो रिलीज होगी जो है फ्यूचर में, और जब वो फ्यूचर आएगा तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट। वो अलग बात है, बहुत उसमें भी जो है फिजिक्स लगाना पड़ेगा, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो राउल्ट का नियम, अब हमने यहाँ तक जान लिया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है, पीओ माइनस पीएस अपान पीओ, यानी कि राउल्ट का नियम अब हमें पढ़ना है। तो पहले तो जान लेते हैं कि राउल्ट का नियम होता क्या है, यानी नंबर, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी जो है नंबर 4 हेडिंग है, राउल्ट का नियम। तो पहले तो हम जान लेते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है, उसको डिफाइन कर लेते हैं कि
स्थिर ताप पर किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उत्पन्न उस विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मतलब उसके किसके उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मूलों की मूल प्रभाज के बराबर होता है। फिर से कर देता हूं, स्थिर ताप पर विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यही हमारा क्या हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। आप उसको डिफिनेशन लिखेंगे और इसे जो है क्रिएट कर लेंगे। फिर बात करेंगे हम नंबर 5 6 लेंगे। तो राउल्ट के नियम की उत्पत्ति, राउल्ट के नियम की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे शायद लिखना नहीं आ रहा है, जैसे भी उत्पत्ति लिखते होंगे। तो राउल्ट के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई, अभी हम यहाँ साइड में लिख देते हैं कि हमें यानी कैसे ज्ञात करना, PO माइनस PS अपान PO बराबर N अपान N प्लस कैपिटल N। तो राउल्ट के नियम की उत्पत्ति करने के लिए हम जो है यहाँ पे आपको 3 स्टेप समझाएंगे। कौन कितने स्टेप, तो आपको 3 स्टेप ध्यान रखने होंगे। पहला है अपना जो है हेडिंग है राउल्ट के नियम की उत्पत्ति, राउल्ट के नियम की उत्पत्ति जैसे भी लिखते होंगे, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट में हम बात करेंगे जो है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। किसकी बात करेंगे, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। उसमें जो उन्होंने नियम बताया हुआ है कि अगर कोई विलयन है, यदि किसी विलयन में यक्स घटक उपस्थित हो, यक्स घटक उपस्थित हो, या फिर मैं कहूं कि माना कोई विलयन है और उसमें जो है x1 x2 x3 x डॉट 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 घटक उपस्थित हैं, वह उनके आंशिक दाब क्रमशः px1 px2 px3 प्लस डॉट डॉट डॉट, या फिर आप लिख सकते हैं इसको P1 P2 भाई P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट, यानी x1 का आंशिक दाब P1 है, x2 का आंशिक दाब P2 है, x3 का आंशिक दाब क्या है, P3 है। तो डाल्टन भाई साहब कहते हैं कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा, जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा, यहाँ पे हम टोटल भी लिख सकते हैं, कुल भी लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अगर मैं विलयन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, विलयन की, जो कि किससे मिलके बना होता है, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलयन का वाष्प दाब PS वो किसके किसके बराबर होगा, विलेय के वाष्प दाब यानी PX और विलायक का वाष्प दाब यानी PX। ये मैंने डिफाइन कर लिया भाई, PX स्मॉल x और कैपिटल X विलायक का, तो उनके आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होगा। ये स्टेप क्या आ गया आपका फर्स्ट। ये अगर आपको बात पता है, और न्यूमेरिकल में भी ये सब टॉपिक बड़े ध्यान से रखने हैं, हाँ नहीं तो आप भूल रहे हो, इसको भूलने मत देना, अपने दिमाग से निकलने मत देना। तो अब हम बात कर लेते हैं, स्टेप फर्स्ट की बात हो गई, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, स्टेप सेकेंड की। ये बात क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। नंबर 2 स्टेप सेकेंड, डाल्टन भाई साहब आगे क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं, यानी स्टेप सेकेंड की मैं बात करने जा रहा हूं। तो डाल्टन भाई साहब कहते हैं कि जो आंशिक दाब होता है, जैसे मैंने कहा कि माना कोई घटक x1 है, अगर कोई घटक x1 है जिसका वाष्प दाब क्या है, P1 है, अगर उसका वाष्प दाब क्या है, P1 है या Px1 है, कुछ भी मैं लिखूं, तो जो Px1 होता है वो असल में अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, x1 के मूल प्रभाज के। किसके बराबर होता है, x1 के मूल प्रभाज के बराबर होता है, x1 के मूल प्रभाज के बराबर। और ये प्रोपोर्शनल टू जब हटेगा तो P0x1 यानी वो पदार्थ के शुद्ध, जैसे ये विलायक है तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब, यानी कि पहले जो उसका वाष्प दाब हुआ करता था किसी कंटेनर में अकेले x1, अभी जो x1 की बात हो रही है ये विलयन के अंदर
जो कि x2 भी होगा, x3 भी होगा, x4 भी होगा वहां, तो उसमें उस x1 का कितना दाब होगा उसकी बात हो रही है कि भाई उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन उसी x1 को निकाल के किसी अलग कंटेनर में रखे जहां x1 ही x1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, px1 यानी प्रारंभिक दाब, उसके गुणनफल यानी x1 के मोल प्रभाज। तो ये बात आपको नंबर 2 अच्छे से समझनी है कि किसी भी, या फिर हम इसमें बात कर लें कि पी यक्स इक्वल टू पी जीरो यक्स इंटू यक्स। यक्स क्या है आपका, उसका मोल प्रभाज है, यक्स क्या है आपका, उसका मोल प्रभाज। तो चलिए ये बात हो गई। अब हम स्टेप थर्ड में आते हैं। तो स्टेप थर्ड फिर से जो कि राउल्ट का काम करता है। तो राउल्ट के लिए क्या है गया कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलेय और विलायक, मान लेते हैं विलेय कौन है, पीओ है, पी है, और विलायक कौन है, पीओ है। क्योंकि भाई विलयन को मैंने पीएस वाष्प दाब कहा, विलायक को मैंने पी जीरो वाष्प दाब कहा, तो विलेय के लिए मैं पी ले लेता हूं, ठीक है। अब चूंकि P इक्वल टू हो गया, चूंकि जो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ना, विलेय, माफ करिए, विलेय और विलायक, हाँ अब सही है। तो PS बराबर हो गया P विलेय प्लस P विलायक। तो जो P विलेय है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, विलेय के मूल प्रभाज के, या फिर हम कहेंगे P विलेय जो है वो विलेय का प्रारंभिक जो, यानी अकेला अगर होता, अकेला होता तो उसके मोल प्रभाज के बराबर होता। और विलेय के मोल प्रभाज को हम क्या कर लेते हैं, x विलेय, यानी अकेला और विलेय के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर कौन होगा, उसका आंशिक दाब होगा। इसी प्रकार P विलायक विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होगा, किसके, विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होगा। और P विलायक यानी कि वास्तविक उसका जो शुद्ध रूप में जो विलायक था उसका जो वाष्प दाब था उसके गुणन, और यक्स विलायक, यानी इस तरीके से ये बात हो गई, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों को हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। पी एस बराबर पी विलेय, यानी कि विलेय का जो आंशिक दाब है वो प्रारंभिक विलेय, विलेय, और ये कौन सा विलेय, अवाष्पशील पदार्थ है, इंटू इंटू यक्स विलेय प्लस पी विलायक क्या हो जाएगा, आंशिक वाष्प दाब, यानी कि प्रारंभिक विलायक का जो वाष्प दाब है इंटू इंटू यक्स विलायक। ये बात समझ में आई। अब जरा याद करिए कि भूमिका वाले टॉपिक जब मैं शुरू कर रहा था तो वहां इतनी सारी भूमिकाएं क्यों बताया, वो ना बताया होता तो यहाँ आज आपको समझ में ना आता। क्या नहीं समझ में आता भाई, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है जो वाष्प में कन्वर्ट ही नहीं होगा, जो वाष्प में तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो वो क्या वाष्प दाब डालेगा क्या, आप हाँ करेक्ट, अभी आपने कहा कि नहीं डालेगा। और जब वो वाष्प दाब नहीं डालेगा तो ये पीओ यानी उसका तो वाष्प दाब क्या हुआ, उस अवाष्पशील विलेय का वाष्प दाब कैसा हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि वो तो दाब डालेगा ही नहीं ना, तो ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एस बराबर जीरो प्लस विलायक को हम पीओ ही लिखते हैं, और यक्स को हम जो है यक्स विलायक को हम क्या कहते हैं, यन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। भाई विलायक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल, जीरो जीरो ही हो गया। अब पीएस के बटे में किसको भेज देते हैं, पीओ को भेज देते हैं, एन अपान एन प्लस कैपिटल। अब आप कहेंगे सर अब तो हमें पता चल गया, दोनों इन दोनों को हम एक से घटा देते हैं, यानी 1 माइनस पी एस अपान पीओ बराबर 1 माइनस कैपिटल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे बताइए, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इस केस में ये क्या हो गया, पीओ माइनस पी एस अपान पीओ, और ये क्या हो गया, यन प्लस यन माइनस यन अपान यन प्लस यन, यानी यन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, स्मॉल यन प्लस स्मॉल यन। यानी ये तो था पीओ माइनस पीएस अपान पीओ, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और ये है विलेय का मोल प्रभाज, ये दोनों होते हैं बराबर। ये हो गए राउल्ट के नियम की उत्पत्ति। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
लेकिन क्या होता है कि भाई सारे